हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज मैं जो है क्लास 10th का, ठीक है, साइंस में, और आज मैं केमिस्ट्री का चैप्टर लिया हूँ जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, आज डिस्कस करेंगे। और इसके आपको यदि साइंस से बहुत डर लग रहा होगा तो इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, तो फियर फैक्टर आपका बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिए एंड इसको मिस मत कीजिए। ठीक है, तो आप बोल रहे होगे कि ये भैया ये पिक्चर्स क्यों लगा रखे हैं आपने। तो इसीलिए लगा रखे हैं ताकि ये जो है आप लोग के आगे आएंगे तो आप उसको, ताकि आप एनालाइज कर सको कि आप पढ़ने क्या वाले हो। ठीक है, तो आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले, बहुत टाइप के केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे हम। दैन हम फिर उस बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यही सब होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल बहुत ही अच्छा ये क्लास होने वाला है, तो प्लीज़ मिस मत कीजिए। एंड प्लीज़ मेरे यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ओके, एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो अब आता है हमारा सबसे पहला टॉपिक, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो हमारा केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, तो चलिए इसके डेफिनेशंस पढ़ते हैं। कि जो प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। तो भैया जब क्या होता है कि एक से अधिक सब्सटेंसेस से मिलके जब कोई एक न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होता है तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस। अब ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखो। मैं बताऊं, जैसे आपको कुछ एक जनरलाइज एग्जांपल, जैसे हमने H2 लिया, ठीक है, प्लस O2 लिया, ये मिलके बनाता है वाटर। अब सबको पता होगा, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा कि वाटर और ऑक्सीजन को, सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनता है, हमारा वाटर। ठीक है, तो ये जो है ये सब क्या है, ये हमारा एक से अधिक यानी कि दो दो सब्सटेंसेस मिलके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक हमारा प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये हमारा ये क्या है, पूरा एक केमिकल रिएक्शंस हो गया। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब हमारा इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स है यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे इसके जो एग्जांपल्स है, डाइजेशन ऑफ फूड्स। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ फूड्स किस तरीके से होता है, डाइजेशन ऑफ फूड्स एंड रेस्पिरेशंस में भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। रेस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये तो आपका जनरलाइज एग्जाम्पल है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जैसे कैसे आप मिल्क से आप क्या करते हो, मिल्क को उसमें जब उसको गर्म करते हैं मिल्क को, एंड देन उसको हल्का ठंडा करके उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा दही मिलाते हैं, एंड देन उसको 10 to 12 आवर्स के लिए रख देते हैं, तो हमारा कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किस तरीके से होता है, ये भी तो केमिकल रिएक्शन ही हो गया। ठीक है, तो अब जैसे हमारा ये है डाइजेशन ऑफ फूड, आप बोलोगे भैया डाइजेशन ऑफ फूड क्या, हमारे पेट में जो हमारा स्टमक है उसमें भी क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं। यस, अब हमारे स्टमक में भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हम जब लाइफ प्रोसेस के जो चैप्टर है आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, उसमें हम जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे कि किस तरीके से डाइजेशन ऑफ फूड एक मतलब इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें रेस्पिरेशन के पढ़ेंगे। अब रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में मैं बता दूं कि रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स कि जो लोहे में जंग लग जाता है। ठीक है, आयरन में किस तरीके से जंग लग जाते हैं, तो जब आप क्या करते हो, आपको यदि ये नहीं आपने देखा है तो आप ये करके देखिएगा कि आपने कोई लोहे के पीसेस लिए एंड उसको क्या कर दिया, आपने कुछ महीनों कुछ सालों के लिए बाहर छोड़ दी। ठीक है, कुछ सालों नहीं कह सकते आप, यदि 5 से 6 महीने छोड़ दोगे बाहर तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली जंग लग जाएगा। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि वो क्यों मॉइस्चराइजर जो होता है वो जो इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करके फिर इसके रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इसके बारे में भी। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम क्या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि एक और उससे अधिक सब्सटेंसेस से मिलके क्या बनता है, कि न्यू सब्सटेंसेस बनता है जिसे हम कहते हैं तो हम इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है कि हमारा केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो कभी कभी बोर्ड के एग्जामिनेशन व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस या फिर डिफाइन केमिकल रिएक्शंस करके गिव सम एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस करके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप यदि आप बोलोगे कि आप भैया आप पूरे ये मैंने जो पीपीटी बनाई है, तैयार किया है, तो आप ये दे मुझे दो, तो मतलब आप यदि बोलोगे तो मैं आप बोल दीजिएगा कमेंट में, कमेंट करके कि तो मैं आपको क्या करूँगा,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे चैप्टर का पीपीटी दे दिया करूँगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट, दैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट, ये दो टर्म्स है जो बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले हैं इस चैप्टर्स में, ठीक है। जो सब्सटेंसेस पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड द सब्सटेंसेस जो कि फॉर्म्ड होता है हमारे केमिकल रिएक्शंस में, उसे कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि H2 प्लस O2 मिल के बनाता है H2O, ठीक है। तो ये जो H2 है और O2 है, ठीक है, ये पार्ट ले रहा है ना केमिकल रिएक्शंस में, इसी यही दोनों तो मिलके हमारा एक प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, समझ रहे हो, समझने की कोशिश करो, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको ये समझ में आए कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। तो मैं बता दूँ कि जैसे H2 प्लस O2 गिव्स नॉट H2O, ठीक है। तो H2O, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या कर रहे हैं, मिलके क्या कर रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, यानी कि ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं फाइनली, ठीक है। तो ये जो है ना भैया, ये क्या कर रही है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो आपको समझ में आ ही गया कि जो बनेंगे। तो आप ये समझ लो कि जो हमारे LHS में होते हैं, LHS में जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रिएक्टेंट, एंड जो आपके RHS में होते हैं वो होते हैं आपके प्रोडक्ट। जो LHS में दिखेंगे आपको वो होंगे आपके रिएक्टेंट, एंड जो RHS में दिखेंगे जैसे वाटर है तो क्या होगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी एक तरीका है समझने का। आई होप आपको समझ में आ गया कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर केमिकल जो रिएक्शंस होता है, केमिकल रिएक्शन में बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, या फिर हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो क्या क्या होता है जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो क्या क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, चेंज स्टेट भी चेंज हो जाता है, चेंज स्टेट भी चेंज हो जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हम लेंगे, देखेंगे उसमें। स्टेट चेंज हो जाने का मतलब ये है कि जैसे हमने लिक्विड और लिक्विड, यानी कि दो हमने सब्सटेंसेस लिया लिक्विड लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, और बाद में जाके वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टेट मतलब आपका जो तीन ही स्टेट होते हैं बेसिकली, सॉलिड, लिक्विड और आपका गैसेस फेज। आप इसको फेज भी कह सकते हो, ठीक है, फेजेस भी कह सकते हो ये तीनों टर्म को। ओके, सो हमारा ये हो गया। तो हमारा कभी कभी स्टेट भी चेंज हो जाता है, ठीक है, स्टेट चेंज होता है कभी कभी, तो हाँ कलर तो चेंज होते ही होते हैं, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि आपका कलरलेस कम रिएक्टेंट रहता है, और बाद में जाके फाइनली प्रोडक्ट जब बनाता है तो वो कलर्ड कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका कलर सब्सटेंसेस रिएक्टेंट रहते हैं, एंड आपका फाइनली जाके वो कलरलेस हो जाते हैं। तो किस तरीके से होते हैं, ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं ये सब। अब टेम्परेचर में कभी कभी चेंज हो जाता है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस भी, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब लिबरेट होते हैं गैस भी कभी कभी, ठीक है, समझ रहे हो, लिबरेट होते हैं गैस भी कभी कभी। तो जब ये सब आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, सो ये हो गया, एंड आपका अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो हमारा तो हमारा है कि वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शंस। अब हम किस किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा भैया ये जो है, सबसे पहला है वर्ड इक्वेशंस। वर्ड इक्वेशंस मतलब होता है कि आप वर्ड के फॉर्म में भी, वर्ड में लिख लिख के आप क्या कर सकते हो, अपने केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है हमारा, जैसे यहाँ पर है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ठीक है। आप यदि जिंक लोगे, Zn लोगे, और ZnSO4 लोगे, SO4 लोगे, ठीक है। तो ZnSO4 लोगे तो बाद में क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, यानी कि सॉरी 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 यहाँ पे मिस्टेक हो गया। जब आप क्या करोगे, Zn लोगे और सल्फ्यूरिक एसिड लोगे, H2SO4 लोगे, तो ये बाद में जाके ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, और हमारा हाइड्रोजन इसमें लिबरेट होगा। यहीं पे देखो, यहाँ पे ये क्या होगा, एरो होगा, ठीक है। तो जो कि ये है, ये जो एरो होता है ना, ये डायरेक्शन बताता है कि हमारा जो रिएक्शन हो रहा है किस तरफ हो रहा है, ठीक है। तो ये LHS के साइड है जो कि रिएक्टेंट हो गया, और ये RHS के साइड है जो कि प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और ये वर्ड इक्वेशंस मेथड हो गया, वर्ड इक्वेशन मेथड हो गया केमिकल रिएक्शन का। दो ही तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस को, या फिर वर्ड इक्वेशन से, या फिर दूसरा अभी एक है, ठीक है, वो मतलब जो हम सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो बच्चा पार्टी जो हमारा सेकंड वेज ऑफ किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस को, वो है केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला था सिंबल के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे Zn है प्लस H2SO4 है, वही वाला है, उसको बस वर्ड इक्वेशन मेथड में लिख दिया गया था, वर्ड इक्वेशन से, और उसको क्या कर दिया गया है, केमिकल को लेके, केमिकल का मतलब जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको लेके क्या कर दिया गया है और यहाँ पर सिंबल के मेथड से, उसके सिंबल के मेथड से क्या कर दिया गया है, यहाँ पर ये एक पूरा केमिकल इक्वेशन बना दिया है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन तैयार कर दिया है, ठीक है। तो ये LHS के साइड है, तो ये जो है हमारा ये LHS के साइड है, तो ये रिएक्टेंट है, और ये LHS के साइड ये प्रोडक्ट है, क्योंकि ये ZnSO4 प्लस H2 बना रहे हैं। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब तक हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, किस किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड उसके बाद हमने उससे उससे पहले हमने पढ़ा था रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो हम वो केमिकल रिएक्शंस जो होता है ना, ये पूरा प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। बट जो हमारा केमिकल इक्वेशन होता है, वो होता है कि किस, ये जो केमिकल इक्वेशन होता है जो हम लिखते हैं ना, कि किस किस तरीके से फॉर्मूला यानी सिंबल को यूज़ करके, फॉर्मूला को यूज़ करके किसी भी सब्सटेंसेस को, केमिकल रिएक्शंस को जो लिखते हैं, केमिकल रिएक्शंस को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इसका डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस यूजिंग सिम्बॉल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। पूरे प्रोसेस को तो हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस। बट हम जो हमारा जो सिर्फ जो हम ये पूरे सिस्टमेटिक तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो कोई भी पूछे कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शंस में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, तो आप ये बोलना कि जो हमारा केमिकल रिएक्शंस होता है, वो एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, एक पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होते हैं, ये पूरे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। बट जो हमारा केमिकल इक्वेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है। रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शंस को, तो उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे ए, मान लो कोई भी ए कोई सब्सटेंसेस है, कोई बी कोई सब्सटेंसेस है, और बाद में जाके वो प्रोडक्ट बना रहे हैं C+D, तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, ये एक केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि यहाँ पर इन दिस इक्वेशन ए एंड बी आर कॉल्ड रिएक्टेंट, समझ रहे हो, जो LHS की साइड है वो रिएक्टेंट है, एंड C एंड D आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। द एरो शोज द डायरेक्शंस, मैंने पहले भी बताया था पिछले स्लाइड में, कि जो एरो होते हैं वो डायरेक्शन शो करते हैं कि किस तरफ हमारा केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। तो कंडीशंस इफ एनी इज रिटन जनरली अबव द एरो, यदि कोई कंडीशन लिखा रहता है कि कितने टेम्परेचर यूज हुआ है केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए, कितने कौन से कैटलिस्ट यूज हुआ है, कैटलिस्ट होता है जो स्पीड अप कर देता है आपके केमिकल रिएक्शंस को, आगे पढ़ोगे आप उसके बारे में, लेकिन बहुत ही कम पढ़ोगे, लेकिन पढ़ोगे, ओके। सो तो ये है डायरेक्शन बताता है क्या, एरो, और जो जो भी कोई कंडीशन यदि होगा वो तो वो एरो पे ही लिखा जाता है, ठीक है। अब जो है हमारा कि ये जो नेसेसरी कंडीशन, जैसे कि कौन कौन से कंडीशन, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, तो वो कहाँ पे लिखे रहेंगे, शुड बी रिटन ऑन द एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एरो पे ही लिखे रहेंगे, ठीक है। जो कि कहाँ होता है, दो, अब ये एरो कहाँ होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में ये एरो होता है, ठीक है। सो आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है किसी बच्चे को, तो यू शुड टेक दिस, ओके। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे है कुछ केमिकल इक्वेशन का हमने कुछ यहाँ पर क्या कर लिया है, एग्जांपल्स ले लिया है, ठीक है। तो पहला है कि मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो हमारा मैग्नीशियम है यानी कि Mg जो है, उसको यदि हम ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन करवाएंगे, तो देगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। अब ये बोलोगे आप लोग कि ये भैया ये तो ये है, मतलब ये मैंने ये जो केमिकल इक्वेशन लिखा है, मैंने तो ये लिखा है, तो ये अभी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये भी बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बैलेंस्ड में अनबैलेंस्ड में क्या फ़र्क होता है। ये जो Mg है यहाँ पर एक है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट इसका एक एटम है, ठीक है, Mg का सिर्फ 1 एटम है यहाँ पर, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट के साइड में ये Mg एक ही है, तो ये तो ठीक है। बट ऑक्सीजन यहाँ पर दो है,
लेकिन प्रोडक्ट के साथ तो एक ही है, तो ये कैसे भैया? तो इसीलिए यहाँ पर 2 से हमने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, हमने ऑक्सीजन को अरेंज किया कि ऑक्सीजन को दोनों साइड बराबर किया, इक्वल किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 mg का एटम बन गया, तो यहाँ पर हमने 2 लगा दी, इसीलिए ये लिखा गया। ठीक है, समझ रहे हो? आगे पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। अब जो सेकंड हमारा जो एग्जांपल है कि जब हम हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या देगा? वाटर देगा। ठीक है, तो आप ले लीजिए यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो। ओके, सो अब हम चलते हैं कि हमारा जो है कि ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, हमें क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, या फिर वाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हमें क्यों ज़रूरत है? तो यहाँ पर ये पॉइंट है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बच्चों, कि जो मैटर है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शंस। तो जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है जो, ठीक है, तो वो कभी भी क्या होता है, नहीं वो क्रिएट किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, और ना ही उसको कोई डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, तो इसलिए ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इसके विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, वी हैव टू बैलेंस आर केमिकल इक्वेशन विच वी परफॉर्म, विच वी राइट, विच वी सी देखते हैं हम अपने बुक्स में। तो सो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शंस में शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट, सॉरी, शुड बी रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो यह जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये सब क्या है हमारे एलिमेंट्स, आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे। और मैटर के बारे में भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मैटर इन आर सराउंडिंग नाम का चैप्टर है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो मैटर जो होता है, मैटर क्या होता है? तो आप ये सवाल अपने आप से पूछिए पहले, क्योंकि आप 10th में आ गए, आपको क्या 9th का कुछ याद है? तो यदि नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ कि मैटर जो होता है, एनीथिंग, कुछ भी होता है जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैटर। अब लगता है मुझे याद हो गया होगा, आपको याद आ गया होगा कुछ कुछ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है जो इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शंस में, जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, और दोनों साइड बराबर होने चाहिए, रिएक्टेंट के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था पूरा। ठीक है, तो आप इसे एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो ओके, सो यहाँ पे है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो क्या फ़र्क होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, उसमें अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। जो हमारा एक एलिमेंट का जो एटम होता है ना, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं एक एलिमेंट का, वो दोनों साइड बराबर होने चाहिए। देन दे शुड कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, समझ रहे हो? तो यहाँ पर मैग्नीशियम ये एलिमेंट है, इसके यहाँ पर एक एटम है, ठीक है, और ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 एटम है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पर मैग्नीशियम का भी एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक एटम है। बट यहाँ पर रिएक्टेंट के साइड क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट के साइड क्या हो रहा है, ये सिर्फ इसका 2 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, बट यहाँ पर प्रोडक्ट के साइड सिर्फ एक ऑक्सीजन का एटम बच रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को यहाँ पे बैलेंस्ड किया 2 लगा के आगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं कर सकते आप, यहाँ पर जैसे इसमें O2 लिखा है, यहाँ पर आप 2 नहीं लगा सकते। आपको यदि आपको बैलेंस करने हैं तो उसके सामने आपको बैलेंस्ड में आपको नंबर फिक्स करने होंगे, ना कि आपके यहाँ पे जैसे mg को आपको यहाँ पे करना है तो 2 लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरीके से हुआ है। तो जैसे यहाँ पे है कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है कि Zn प्लस H2SO4। ठीक है, यहाँ पर जिंक है प्लस जो हमने पिछले स्लाइड में भी लिया था इसका एग्जांपल कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाकर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। तो यहाँ पर भैया देखो कि जिंक एलिमेंट का एक एटम है, यहाँ पर भी एक एलिमेंट है, ये तो सही है। H2 यहाँ पर यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 एटम, ये भी सही है।
SO4 यानी कि ये पूरा एक एक मॉलिक्यूल से एक कंपाउंड है एक, तो यहाँ पर तो ये पूरा एक है, यहाँ पर भी SO4, तो ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगा। यदि ये बैलेंस नहीं होता तो वी शुड हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि यदि आपका नंबर ऑफ एटम्स एक एलिमेंट का किसी भी साइड हो, या रिएक्टेंट के साइड हो या फिर प्रोडक्ट के साइड हो, ठीक है, यदि वो इक्वल नहीं होगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो यहाँ पर वो केमिकल इक्वेशन जो है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाए जाएंगे। कभी कभी डिफरेंस आ जाता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आपको ये आपको पता होना चाहिए विथ एन एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल है कि Fe+H2O, यानी कि जो हमारा आयरन है और जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर बना रहा है Fe3O4, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, एंड यहाँ पर H2 यानी हाइड्रोजन बन रहा है। तो ये हमारा क्या, आपको ये लग रहा है कि ये बैलेंस्ड है? बताओ। यहाँ पर आयरन का एक मॉलिक्यूल, आयरन जो है यहाँ पर एलिमेंट, इसका एक एटम है यहाँ पर, बट यहाँ पर जो प्रोडक्ट के साथ इसके 3 एटम हो रहे हैं आयरन के, तो ये कैसे बैलेंस्ड हो है? नहीं है ना। सो यहाँ पर ये इसीलिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाया गया है, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पर एक है कि टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, हमें जैसे हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, उसको और इन्फॉर्मेटिव और मतलब इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स वी शुड हैव टू थिंक, ठीक है। तो सबसे पहले राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। आप जो फिजिकल स्टेट का उसको हम सिंबल यूज कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड का S हो गया, हमारा लिक्विड का L हो गया, और गैसेस का G हो गया, और एक्वस सॉल्यूशन का AQ हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो हमारा है सिंबल है फिजिकल स्टेट का ऑफ अ सब्सटेंसेस का इन केमिकल इक्वेशन में। तो बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंसेस अ केमिकल इक्वेशन बिकम्स मोर इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं बता दूं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके कि यहाँ पर जो है हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ, अभी मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आप बोलोगे ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, आई नो दैट, बट यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको किस तरीके से आपके जो फिजिकल स्टेट है उसके सिंबल लेके यूज़ करना है। तो ये जैसे H2 हाइड्रोजन है, ये गैस है, ठीक है, और ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये भी गैस है। अल्टीमेटली यहाँ पर लिक्विड मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी तो है, मतलब एक यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो हमने पहले स्लाइड में बताया था कि जो केमिकल इक्वेशन का जो बहुत सारे इन्वॉल्व करते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो यहाँ पे इसका चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर समझ गए। तो ये गैसेस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं G से, और लिक्विड को L से, और सॉलिड को S को, एक्वस सॉल्यूशन को AQ से। राइटिंग द कंडीशन इन ईच रिएक्शन टेक्स प्लेस, हम लिख सकते हैं इसके कंडीशंस भी लिख सकते हैं। द कंडीशन इज जनरली रिटन अबव और बिलो द एरो इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मैं बताऊं कि एरो के ऊपर कित कंडीशन, मतलब कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, कितना हीट हमने दिया, तो हमने कितने प्रेशर से यूज किए, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शंस को इंफॉर्मेटिव बनाता है, केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। चलिए अब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, एंड अब चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की तरफ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस के। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का पहले हम तो डेफिनेशन देखते हैं कि जो रिएक्शंस इन विच द रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यदि दो या उससे अधिक जो हमारा सब्सटेंसेस मिलके, दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके यदि हमारा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाए, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि सबका कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। सबका कॉम्बिनेशन समझते हो ना इसको, इसका आपका मीनिंग भी पता होगा। कॉम्बिनेशन मतलब सबको एक साथ कंबाइंड करके जोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे A+B को हमने रिएक्ट करवाया तो AB बना, हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। तो ये सब हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे बर्निंग ऑफ कॉयल, कॉयल का जलना, ठीक है, कोयले का। जैसे जैसे यहाँ पे कोयला के मतलब देखो कि कार्बन है, कार्बन क्या है, सॉलिड के फॉर्म में, ऑक्सीजन क्या है, इसके जो बर्निंग ऑफ कॉयल का ये केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है, हमारा गैसेस फॉर्म में है, और हमारा जो CO2 है इवॉल्व हो रहा है, जो हमारा गैसेस फॉर्म में भी हो रहा है।
तो ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया, दो रिएक्टेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये हमारा क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कभी कभी पेपर में आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसको पूछ लिया जाएगा कि बताओ किस टाइप का ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या फिर किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, नेम दैम। ओके, नेम ऑफ दैम। ओके, तो जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, H2 और O2 मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। ठीक है, तो दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे CaO है, CaO को क्वैक कहते हैं, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, एंड H2O को मिलके एक सेलेक्ट लैम्प बन रहा है। ठीक है, CaOH ट्वाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको इसको याद कर लेना। ठीक, तो इसके बारे में मैं आगे बता दूंगा, डोंट वरी, आगे चैप्टर में है ये, उसमें डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि क्वैक लैम्प क्या होते हैं, सेलेक्ट लैम्प क्या होते हैं। तो ये है हमारा CaO एंड H2O मिलके, तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी कि सबका कंबाइंड हो गया, सब कंबाइंड होके ये क्या कर रहा है, एक ही प्रोडक्ट दे रहा है अल्टीमेटली। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, यानी कि किसी चीज़ का डिकम्पोज हो जाना, यानी किसी चीज़ का ब्रेकडाउन हो जाना, समझ रहे हो। ये कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा होता है। तो रिएक्शंस इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेज इनटू मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स में इज नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है किसके, हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। तो यहाँ पर देखो, जैसे जनरली यहाँ पर एक दिया हुआ है कि यदि ए बी जो है ये ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, ए प्लस बी में, तो ये है हमारा डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, ए बी जो है वो डिकम्पोज हो रहा है किसमें, ए प्लस बी में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखो कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, जब इसको हम हीट करते हैं, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, जब इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, ये डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये क्या हो रहा है, इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं, इसका आप ले लीजिए क्या, स्क्रीनशॉट। सो अब हमारे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस देखेंगे कि कितने टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, जनरली तो यहाँ पर आपका पहले सबसे पहला जो है वो आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल से आपको पता चल रहा है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू हीट। ठीक है, ये हीट का सिंबल होता है। ठीक है, तो समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू हीट दैट इज़ कॉल्ड थर्मल, समझ रहे हो। तो डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस, किसी भी सब्सटेंस का डिकम्पोज होना किसके प्रेजेंस में, हीटिंग के प्रेजेंस में या फिर हीट के प्रेजेंस में, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है, देखो इसका एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि FeSO4 यानी कि फेरस सल्फाइड जो है ये ग्रीन कलर का होता है। मैंने बताया था कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, कभी कभी चेंज इन कलर भी हो जाता है। देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, FeSO4 है ये ब्रेक डाउन होता है जब इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये थर्मल हीट जब भी दिखे तो ये थर्मल है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पर। तो Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में। ठीक है, तो यहाँ पर रेड ब्राउन कलर का एक फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शंस में, इस पूरे में क्या हो रहा है कि यहाँ पर चेंज इन कलर भी हो रहा है और ये थर्मल डिकम्पोजिशन भी है। ठीक, अब जो सेकंड वाला एग्जांपल है CaCO3 यानी कि लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को जब हम हीट करेंगे तो ये बन जाएगा क्वाइकलैम एंड CO2। ठीक, एंड जो हमारा PbNO3 ट्वाइस है यानी कि लीड नाइट्रेट। ठीक है, Pb मतलब होता है लीड, सीसा, एंड ये जब इसको हम हीट देते हैं तो ये क्या बनता है, PbO+4NO2+O2। ठीक है, तो ये बन जाता है। ओके, सो हमारा ये हो गया पहला वाला। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आता है सेकंड जो आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब ही हो रहा है कि समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी। तो जो रिएक्शंस होते हैं इन विच कंपाउंड्स डिकम्पोज, जो कंपाउंड डिकम्पोज होंगे इन द बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक।
डिकम्पोजिशन, क्या कहला जाएंगे वो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको आप लोगों को इसीलिए बोला है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ये इलेक्ट्रोलाइसिस और ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी आपको पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इसको आप डिफाइन कीजिए और उसका विद सेमेटिक डायग्राम के साथ। तो ये है इसका डायग्राम, ठीक, विद सेमेटिक डायग्राम के साथ या फिर लेवल्ड डायग्राम के साथ। तो ये आपको बनाने होते हैं विद एन एग्जाम्पल के साथ। तो आपको ये लिखने होते हैं एंड और कुछ नहीं करने होते हैं, इतने ही चीज़ लिखने होते हैं एंड आपको पूरे 3 मार्क्स दे दिए जाते हैं। समझ रहे हो, 3 मार्क्स में आता है कि इसका डेफिनेशन लिखो, इसका एग्जाम्पल दो एंड इसका सेमेटिक डायग्राम या फिर लेवल्ड डायग्राम बनाओ, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया, बात सेम है। आप इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देख सकते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा इस वीडियो को आने के बाद, ओके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ लाइक इट, ओके। थैंक यू एंड शेयर मोर एंड मोर।